हम असेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, यही था ना? कोई एक मुझे बाकी सब म्यूट कर लें, एक बच्चा इसको म्यूट रख ले जो कोई बात करनी हो, और बाकी को कोई जरूरत हो तो वो उस समय कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, ठीक है? मैं तुझे कुछ कर नहीं रही थी, क्यों बिना मतलब को लगना है? तो कुछ नहीं 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 कर। ये म्यूट करो बेटा। अब इसके बाद आते हैं हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। हम असेसमेंट करते हैं तो व्हाट कैन बी मेथड ऑफ असेसमेंट एंड which one of is best method and which method suit in which context, क्योंकि all methods cannot work out together। सभी मेथड एक साथ काम नहीं कर सकते। कुछ मेथड जो है किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के लिए होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए होते हैं। कई बार हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, कई बार इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट यूज करते हैं। तो ये सब बातें जो है हम करते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द असेसमेंट मेथड्स? तो if you have to define the assessment method, then what are the assessment methods? Assessment method are self-made strategies, techniques, tools, instruments for collecting information or to determine the extent to which students demonstrated the desired outcomes। देखिए, एजुकेशन का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका एक ही गोल होता है, टू टेक द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम द चाइल्ड, टू ब्रिंग द बिहेवियरल चेंज इन द चाइल्ड। तो इसके लिए हम एक सेट ऑफ स्ट्रेटजी, टेक्निक, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिवाइज करते हैं जिनसे हम उसकी प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। सच collection of strategy, tool, techniques and instrument is known as assessment method। अब ये प्रश्न आता है, why it is used to use multiple method? क्या एक मेथड से काम नहीं चल जाए हमारा? क्या सिर्फ हम ट्रम एंड टेस्ट ले ले वो असेसमेंट के लिए सही नहीं है, या फिर सिर्फ ओरल कर ले, या फिर हम ओपन बुक टेस्ट कर ले, या क्विज से ही उसको असेस कर ले? तो why multiple methods are devised to assess the child learning after class? तो जैसा हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हर मेथड अलग कंटेक्स्ट के लिए बनाया गया है, और लर्निंग है एक लोड ऑफ कंटेक्स्ट। हर मेथड एक अलग आउटकम गोल को निर्धारित करते हुए बनाया गया है, एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज ए लोड ऑफ डिजायर्ड गोल्स। सो जहां पे एक फिक्स आउटकम हो और फिक्स टीचिंग लर्निंग हो, वहां तो हो सकता है कि मेथड से काम चल जाए। when this context of teaching learning is variable in itself, which is continuously changing in itself, then we can't use only single method, because single method cannot suit well for all the purposes। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ कि square hole cannot be fitted to the round peg, because square can be fit to the particular square only, and round can be circle can be fitted to that round peg। So every strategy, every plan is for different context, and that will be used in that context only। That's why we use multiple methods, either individually or a collection of methods in a group, but single method is not sufficient। Sometimes we use direct assessment and sometimes we use indirect assessment। Why there are direct or indirect assessment is there? Why only direct is not sufficient? जब direct ही कर लेंगे तो indirect की क्या जरूरत है? Because education is not only a product, rather it is a process। एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि बच्चे ने आंसर लिख दिया या एक बात पूछने पे एक बात का जवाब दे दिया तो जो है हमने मान लिया कि डिजायर्ड लर्निंग आउटकम मिल गए। नहीं, if he is not able to apply that, यदि मैंने बच्चे से कहा कि मोरल एथिकल बिहेवियर क्या होता है और उस पर क्वेश्चन दे दिया और उसने मोरल बिहेवियर को डिफाइन कर दिया और इथिक्स के कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर दिए, that is not sufficient to know whether
he become ethical or not. He become, we can and trust that he have become ethical if and only if the desired goal means his behavioral change, he is able to apply direct, हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में कहीं भी ऐसा पता नहीं चले कि वो कोई अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, या फिर उसको कहीं अकेला छोड़ दें और उसके बाद भी वो उन्हीं प्रैक्टिस पे मेंटेन रहता है, गुड प्रैक्टिस पे, तब तो हम फिर भी विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए समटाइम डायरेक्ट मेथड आर यूज to assess the student by observing his direct demonstration to the learning achievements, and indirect method of assessment ask the student to reflect on their own learning practices. Indirect method जो होता है वो application oriented होता है, उसका behavioral change oriented होता है, intangible change जो उसमें आते हैं जो which can't be recorded on paper, ऐसे changes को जो है रिकॉर्ड करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट, an optimal combination of direct and indirect method is important to assess the student. Next is examples of direct method of assessment. ये वैसे आप भी जानते होंगे कि डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, ingredient knowledge, concepts, skills that student to have acquired during the course of their study. सर्टिफिकेट और लाइसेंस एग्जाम, सर्टिफिकेट और लाइसेंस एग्जाम ये वेस्टर्न टर्म है, हम जिसको हम टर्म एंड एग्जाम बोलते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे डिग्री देती है दैट इज नोन एज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कोई बैचलर डिग्री के लिए यूज नहीं होता, ग्रेजुएशन मीन कि एनी डिग्री अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी, चाहे वो पीएचडी डिग्री हो, इज ग्रेजुएटिंग इन पीएचडी, इज ग्रेजुएटिंग, ही हैज ग्रेजुएटेड इन मास्टर, ठीक है। और इसी तरह से सर्टिफिकेशन वो होते हैं वो जो कोई इंस्टीट्यूट या कोई प्रोफेशनल बॉडी आपके स्किल को सर्टिफाई कर दे, दैट इज सर्टिफिकेशन। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट है। इसी तरह से एंट्रेंस एग्जिट इंटरव्यू, आपने एंट्रेंस इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर एग्जिट इंटरव्यू एंड एग्जिट एग्जाम आर न्यू पैटर्न। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे भी आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे ही कोई ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में फिनिश कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में कर रहा है, यानी कि आप एक बात आपको भी पता होगा, यू आर डूइंग प्रोफेशनल डिग्री नॉट द ट्रेडिशनल डिग्री। आप ट्रेडिशनल डिग्री नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं। तो जहां भी प्रोफेशनल डिग्री होती है वहां एक नया ट्रेंड है पिछले कुछ सालों से कि ग्रेजुएट फिनिशिंग स्कूल्स एंड ग्रेजुएट फिनिशिंग एग्जाम्स, ग्रेजुएट फिनिशिंग सर्टिफिकेशंस आर अवार्डेड टू द स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग में तो एआईसीटी ऐसा करती है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि एआईसीटी के बहुत सारे स्पॉन्सर्ड ग्रेजुएट फिनिशिंग स्कूल होते हैं। आपने एकेडमिक कंटेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन इज मोर और लेस एकेडमिक कंटेक्स्ट ओनली, प्रैक्टिकल कितने भी करवा लें वो प्रैक्टिकल भी एकेडमिक कंटेक्स्ट में होते हैं। तो जहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज है या कोई इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशनल क्लासरूम है, वो सब के सब एकेडमिक कंटेक्स्ट है। उनमें प्रैक्टिकल जो होती है उसमें थोड़ा बहुत एक्सपोजर प्रैक्टिकल तो हो सकता है, जैसे हम आपको लिमिटेड टाइम फॉर 5 वीक ईच सेमेस्टर ड्यूरिंग योर 8th or 7th semester we send you for the practical exposure, पर फुल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो इंडस्ट्री में वास्तव में आपको मिलना है। और आप देखते भी होंगे when you go to different type of schools or you go to different kind of schools for your internships, then you find a difference even in government, private, semi government, central government, every type of institute you find different. And even suppose state government के आप 10 इंस्टीट्यूट में जाते हो तो you find a difference there, वहां भी जो है आपको 10 इंस्टीट्यूट भी सिमिलर नहीं दिखाई देंगे, उनमें भी डिफरेंस होगा या नहीं होगा, बोलिए। तो इस तरह के डिफरेंसेस जो है वो है, तो वो सारे कंटेक्स्ट एक कैटेगराइज करके एक साथ जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएट एग्जाम, you are not the students, you are not the pupil teachers, you then become the professional teachers.
either you may be in job or you are doing your own freelance practices, आप किस तरह से करें वो तो एक इश्यू है, but in every aspect you are become a professional just after completing your degree. तो आप प्रोफेशनल जब बन जाते हो तो उस फील्ड की उस प्रोफेशंस की सभी कौन एंड प्रोज आप जान पाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एआईसीटी में 1.5 मंथ का ग्रेजुएट, एआईसीटी में गलत बोल गया, हाँ एआईसीटी में ही 1.5 मंथ का ग्रेजुएट फिनिशिंग स्कूल होता है। सपोज यू आर पासिंग आउट एज कंप्यूटर इंजीनियर, गोइंग टू बी सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोफेशनल एथिक्स से जॉब रोल, वहाँ कौन कौन सी पोजीशन होती है, आपसे कौन कौन सी ड्यूटी एक्सपेक्ट की जाती है, उन ड्यूटीज को कैसे प्रैक्टिकली करके देखना है, ऐसे फिनिशिंग स्कूल रखे जाते हैं। ऐसे ही क्या किया जाता है, एग्जिट इंटरव्यू रखे जाते हैं। एग्जिट इंटरव्यूज में क्या होता है कि जब आप अपने प्रोफेशनल कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आपको एक सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट देती है कि आप लर्निंग आप जैसे आपके जो एरियाज है प्रेस्क्राइब जिनमें आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, उन एरिया में आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी कितनी है, ये सब करके इंस्टीट्यूट सर्टिफाई करता है। जैसे आपको कुछ बातें पता होंगी, आप में से कुछ लोग ट्राई भी कर रहे होंगे, जैसे और नहीं कर रहे तो करने भी चाहिए, जो हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हैं। दो तरह के लोग होंगे आप में से, फ्यू आर प्लानिंग फॉर योर हायर स्टडी, हायर स्टडी में भी ऐसे लोग होंगे वो आर प्लानिंग फॉर द आइदर मास्टर इन आर्ट्स और मास्टर इन साइंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और दूसरा जो है, फ्यू आर देयर who are planning to complete their graduation in complete their masters or any diploma in education sector। अभी एजुकेशन सेक्टर वाले कम आए होंगे क्योंकि आप लोगों को ये बताया गया होगा कि एजुकेशन में सैलरी जनरली कम होती है। इफ यू डू मास्टर डिग्री इन योर साइंस देन यू विल बी एबल टू गेट और फेच मोर मनी इन द मार्केट। कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ क्योंकि अभी टाइम है, आपने जेएनयू के लिए अप्लाई किया होगा, कुछ ने जेस्ट के थ्रू किसी और इंस्टीट्यूट पे किया होगा, लोकल इंस्टीट्यूट के अभी निकले नहीं है। एक है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडी है। वो वैसे तो काफी कॉस्टली कोर्स है क्योंकि फीस मेरे ख्याल से उसकी काफी महंगी है, पर वो जो है जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते हैं, आपको 80-90% तक भी स्कॉलरशिप दे देते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि बड़ी सख्ती वो पड़ जाती है, हॉस्टल चार्जेज वगैरह। इसी तरह से एक नई यूनिवर्सिटी आई है सोनीपत हरियाणा में, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, वहां पे ऋषिकुल यूनिवर्सिटी, ऋषिहुड नॉट ऋषिकुल, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, उन्होंने वो आईआईटीएन का एक वेंचर है, बहुत सारे आईआईटीएन ने मिलकर वो एक यूनिवर्सिटी शुरू की है ऋषिहुड। और ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में उन्होंने 1 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू किया है और वो काफी रिगरस प्रोग्राम है एजुकेशन सेक्टर में। आप में से कोई डेवलपमेंट स्टडी में जाना चाहता है तो उसी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आपका जो है एक यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, उसमें मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडी का एक प्रोग्राम है। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं बीच में बात याद आ गई थी इसलिए आपको बता दिया, जहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको मैं बताना चाहूँ, मैं जो जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा था वो ये था कि आप कहोगे सर इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है। यदि हमें इंस्टीट्यूशन एग्जिट इंटरव्यू लेके और कोई ग्रेडिंग कर देती है तो क्या उसके बेस पे हमें कोई मार्केट में जॉब मिल जाएगा। देखिए इंडिया का मार्केट कंटेक्स्ट अलग है और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री का, डेवलप्ड कंट्री का मार्केट कंटेक्स्ट अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री इन सिंगापुर, हांगकांग, इन यूएस, यूके और एनी अदर यूरोपियन कंट्री, they mostly not entertain your direct application. Rather, they ask you to bring and recommendation letter from the professor who have taught you. ऐसा नहीं है कि आप जयपुर के प्रोफेसर से ले आए या आपके अंकल प्रोफेसर उनसे ले जाए। तो they strictly ask that
the professor who have taught you should recommend you for this course. हालांकि वो उस प्रोफेसर को नहीं जानते, पर वो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है और वो उस पर रिलाई करते हैं और उस रिकमेंडेशन के बिना वो आपको कहीं भी एंटरटेन नहीं करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जितने रेपुटेड और वेल नोन प्रोफेसर का वो लेटर होगा, रेपुटेड और जो आपको पढ़ा रहे हैं वो प्रोफेसर वेल नोन और रेपुटेड है, उनमें से कोई जिसकी बाहर उस इंस्टीट्यूशन से कोई एप्लीकेशन है तो उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। तो इस तरह से एग्जिट इंटरव्यू, इस तरह के मैं आपको बता रहा था, इस तरह के एक रोहन सर ने आप लोगों का साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी साइकोमेट्रिक एनालिसिस। रोहन सर ने कुछ डाटा आप लोगों से लिए होंगे और वो कर रहे थे, तो ये हमारे भी पाइपलाइन में था कि क्यों ना हम इसमें एक इनोवेटिव आइडिया शुरू करें कि जो यूरोपियन कंट्री जो सर्टिफिकेशन करती हैं और जब बच्चे को जरूरत पड़ती है तो भागा भागा फिरता है और फिर उसकी वो बनती है, फिर उसको यूरोपियन कंट्री कहते बाद में बनी हुई को नहीं मानते। तो हम भी चाह रहे थे कि कोई ना कोई इस तरह का सर्टिफिकेशन हम भी आपका करें, तो वो भी चीजें पाइपलाइन में थी टाइम के साथ साथ। तो इसके ये जो है ओरल रिटर्न टाइप के एग्जाम के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये कुछ डाटा असेसमेंट के मेथड्स हैं। इसके बाद आता है और एग्जांपल देखें तो परफॉर्मेंस कैन बी इवेलुएटेड ऑन पार्टिसिपेशन इन कैंपस एंड कम्युनिटी इवेंट्स। हम एक इवेंट रजिस्टर रखें और उस इवेंट रजिस्टर में देखें कि आप कितने वॉलंटियर वर्क में शामिल हुए हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में गए हैं, कितने प्रोफेशनल एक्टिविटीज में आप शामिल रहे हैं, कितने जो है आप परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी में, उसके बेस पे भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, a student work on collected throughout a program which is assessed by faculty using a common scoring guidance or rubric। पोर्टफोलियो एनालिसिस भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस उस समय भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जब आप स्कूल्स में इंटर्नशिप कर रहे होते हो। आपके विद्यालय इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यू डेवलप द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर टीचिंग एंड थ्रू दैट पोर्टफोलियो, वो जो पोर्टफोलियो पुराना हो जाता है तभी वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बन पाता है, लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड बन पाता है। एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड दिस पोर्टफोलियो आर वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसे हो सकते हैं। प्री एंड पोस्ट टेस्ट, देखिए कई बार हम क्या करते हैं, जब आप ऐसा इंटर्नशिप में आप करते नहीं, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, हर जगह ये होता है। आप विद्यालय में जाते हैं, किसी भी विद्यालय में, मैंने एक एग्जांपल लिया, आप इंटर्नशिप के लिए मॉडल स्कूल में गए और जब आप मॉडल स्कूल से आते हो तो आप आके बताते हो कि हमने बहुत सारा बदलाव ला दिया, और जो है मॉडल स्कूल के खुद लोग हमें मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि आपके बच्चे आने से हमारे स्कूल में काफी सुधार हो गया। ऐसा कमोबेश हर विद्यालय से हमें रिपोर्ट मिलती है कि आपके बच्चों ने काफी इनोवेटिव प्रैक्टिस की, आपके बच्चों ने काफी लेबोरियस प्रैक्टिस की, आपके बच्चों ने काफी जो है आउटरीच प्रोग्राम किया, आपके बच्चों ने इसी तरह किया एंड इट हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर स्कूल मोस्ट। परंतु ये तो एक क्वालिटेटिव आइडिया हो गया इंप्रूवमेंट का, एंड आउटकम मस्ट बी at its best be measured in terms of its quantity, numerals। जब आउटपुट को हम मेजर नहीं कर सकते तो वो इंटेंजिबल होती है और उसको हम जो है कोई ज्यादा बेहतरीन तरीके से किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना सुधार हो गया। और अगर मैं आपने विद्यालय में 35 डेज इंटर्नशिप की और उसके बाद वो कितना चेंज किया तो तुम एक टेस्ट लोगे और बता दोगे सर ये चेंज है, बट दैट इज नॉट ए चेंज, बिकॉज चेंज कैन बी measured exactly or accurately if and only if you have taken 2 tests, one at the entry point and another at the exit point। the पहले दिन आप विद्यालय में जाते हो उस दिन आप टेस्ट ले, दैट इज प्री टेस्ट, उसमें विद्यालय की सब चीजें नोट करें, कल्चरल इवेंट नोट करें, उस दिन विद्यालय की सब चीजें नोट करें, और एक लास्ट डे करें, विद्यार्थी का परसेप्शन नोट करें फर्स्ट डे और लास्ट डे करें, तब आप मेजर करके बता सकते हो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के डिफरेंस के बेस पे कि इतना चेंज आ गया। जिस दिन मैं आया उस महीने में विद्यालय में 3 कल्चरल एक्टिविटी हुई थी,
जब मैंने पोस्ट टेस्ट लिया तो विद्यार्थियों ने विद्यालय में 7 कल्चरल एक्टिविटी। जिस दिन मैंने प्री टेस्ट लिया उस दिन विद्यार्थी 6 क्लास के विद्यार्थियों में से 3 को सिर्फ अल्फाबेट ही आती थी, 4 को जो है इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ना आता था। और आज मैंने लास्ट टेस्ट लिया उस दिन 17 बच्चे ऐसे हैं who can write this thing। तो ये चेंज तभी पॉसिबल है जब आप प्री और पोस्ट टेस्ट लें। तो ये प्री और पोस्ट टेस्ट भी जो होते हैं, these are the method of direct assessment। ये भी डायरेक्ट असेसमेंट के मेथड है, एग्जाम्पल है। Other example of methods of direct assessment include rubrics, scoring guides। ठीक है, इस तरह के तरीके से कर सकते हैं। On successfully completing an assignment and establishing level for meeting the criteria, they can be used to score everything from essay or performance। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, देखिए एक तो मैं बात कर रहा था, मैं आपको कहूँ ये एजुकेशन के स्टूडेंट होने के नाते आप ज्यादा बेहतरीन जानते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको एक स्टडी करनी है, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी एडेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग सेल्फ क्वारंटाइन एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। इस समय पे बच्चों ने टेक्नोलॉजी एडेप्टेंस के प्रति उनका क्या एटीट्यूड था, इस पर स्टडी करें। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं अपनी क्वेश्चनेयर यानी कि अपनी पर्सनालिटी डिजाइन करूं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि someone has designed such questionnaire that result of that questionnaire are published and that questionnaire gets standardized and available in market। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सभी प्रक्रिया से गुजर के वो मार्केट में उपलब्ध है और हम उस मार्केट से उस टूल को परचेज कर लें, जैसा रोहन सर ने आपके साथ किया था कि आपको कुछ स्टैंडर्डाइज टूल दे दिए। उसके अलावा तरीका ये भी हो सकता था कि वो आपको स्टैंडर्डाइज टूल ना देके कुछ और चीजें दे दे, जो है सेल्फ मेड टेस्ट दे देते, पर्सनालिटी दे देते, क्वेश्चनेयर दे देते, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते। इंटरव्यू में भी ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन दे दिया जाए और एक दूसरा अपने वो क्वेश्चन आपसे पूछ लो। तो इस तरह के स्टैंडर्डाइज टेस्ट असेसमेंट के लिए के मेथड के एग्जांपल। अब आती है एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। एक बहुत ही कॉमन टाइप का है एल्यूमिनी सर्वे। Those who have passed or those who have completed their graduation and go away। या ये ग्रेजुएशन एल्यूमिनी सर्वे में ऐसा भी हो सकता है कि विद्यालय में 10वीं पास करके निकल गए विद्यार्थी हो या 8वीं पास के, यानी कि टर्मिनस क्लास पे पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी प्रोग्राम के बारे में बताएं। वो कई एंगल से बताएंगे। वो एक तो एंगल ये बताएंगे कि यहाँ जो पढ़ के जा रहे हैं वो जॉब में कितना हेल्पफुल है, वो कॉमन लाइफ में कितना हेल्पफुल है, वो आगे एडमिशन में कितना हेल्पफुल है। तो वो एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट होते हैं और वो लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी प्लानिंग में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर्स इवेल्युएशन सर्वे, कोर्स को हम इवेल्युएट करवा लें कुछ एक्सपर्ट से, जैसे जो हमने आपको करिकुलम पढ़ाया है इसको कुछ बाहर के एक्सपर्ट्स को दे दे और दे इवेल्युएट, और वो इवेल्युएशन के बाद कुछ इस पे डिसीजन बताए। एम्प्लॉयर सर्वे, जैसे हमारे जो है हम इंटर्नशिप के दौरान ऐसा करते भी हैं, ऐसा आप विद्यार्थी किसी स्कूल के विद्यार्थियों से भी कर सकते हैं कि जिन विद्यार्थियों को एम्प्लॉयमेंट बाद में प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और वो अपने एम्प्लॉयमेंट के बेस पे उनके एम्प्लॉयर से हम पूछे कि ये फला बच्चे जो है ये आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। तो हम उससे सेट गोल के देख सकते हैं कि हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो ग्रूमिंग ऑब्जेक्टिव रखे थे, जो हमने उनके डेवलपमेंट के और ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव रखे थे कि भविष्य में वो ऐसे प्रोफेशनल बनेंगे, और वो उनके बेस एम्प्लॉयर उनको क्या रेट कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर उनके डायरेक्ट टच में होता है और वो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से उनको असेस कर सकता है। इसी तरह से जो है और भी मेथड हो सकते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये फोकस ग्रुप डिस्कशन बहुत पुरानी टर्म है,
और ये स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है। एक पर्टिकुलर जो है इश्यू को लेके एक ओपन एंडेड क्वेश्चन को डिजाइन करके किया जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ना कि जब NCF 2005 बना तो देयर वर 21 फोकस ग्रुप फॉर्म, एंड आउट ऑफ दिस 21 फोकस ग्रुप, जो 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, वो फोकस ग्रुप क्या किया, उन सभी फोकस ग्रुप ने अपने अपने एरिया में डिलिब्रेशन किया, डिस्कशन किया, टारगेट ग्रुप एरिया से में जा पहुंचे, ऑब्जर्वेशन किया और टारगेट जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत की। तो ये सब बातें उन्होंने किया। तो इसी तरह से ग्रेजुएट सर्वे, ग्रेजुएट फिनिशिंग स्कूल की तरह ग्रेजुएट सर्वे होता है। मैप, मैट्रिक्स और ग्रिड बना देते हैं और उनको क्या करते हैं, असेस करने के लिए ग्रिड बेस एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें अलग अलग मेथड, कोर्स और सबके लिए रख लेते हैं और फिर उनका इंटर कोरिलेशन निकालते हैं। तो इंटर कोरिलेशन से देखते हैं कि हमारा कोर्स है वो असेसमेंट मेथड से कितना लिंक है, आउटकम से कितना लिंक है, को करिकुलर एक्टिविटी से कितना लिंक है, वो इंटर रिलेशन निकालने के काम आता है। ये असेसमेंट मैपिंग मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दे रखा है। अनदर एग्जांपल आर द of indirect methods are observation, reflective students essay। ऐसे जो होता है ना, वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को इन डेप्थ पिपिंग आउट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आप 63 स्टूडेंट्स हैं, पीपल टीचर्स हैं 8th सेमेस्टर में, और मैं सभी से ये कहूँ कि यू डू वन थिंग, राइट एन ऐसे ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप सभी ऐसे लिखेंगे और उस ऐसे को लिखने के बाद मैं पाऊंगा कि वो आपने जितने भी ऐसे लिखे हैं वो सभी ऐसे एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करेंगे। इफ दे आर नॉट टोट यू, ऐसे कोई पढ़ाने की चीज नहीं होती। और उससे मुझे पता चलेगा, जैसे मैं आपको कहूँ कि आप कोविड के दौरान राजकीय सहायता यानी कि गवर्नमेंट हेल्प ड्यूरिंग द कोविड पे लिखेंगे, तो सब अपने अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। कोई कहेगा नहीं, कोविड के दौरान कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिए, कोई कहेगा कंट्रोल हेल्प होनी चाहिए, कोई कहेगा सिर्फ सरकार दे, कोई कहेगा सोसाइटी दे, कोई उसमें दया की बात करेगा, कोई रूल की बात करेगा। तो वहां से हमें ये पता चल पाएगा कि किसका रूल में इंटरेस्ट है, किसी का मर्जी में इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट जो है वो एकदम इक्वलिटी पे है, किसी का इक्विटी पे है, किसी का जो है जेंडर बेस्ड इक्विटी पे है, इक्वलिटी पे है। तो ये सब बातें आपके विचारों से निकल पाएंगे। तो रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट ऐसे से भी हम ऐसी चीजें जज कर सकते हैं। और जज, अब इसके बाद ये आता है जजमेंट में, एक तो ग्रेडिंग, मार्किंग सिस्टम बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम आया और द लेटेस्ट पैटर्न है दैट इज रूब्रिक्स। वैसे तो आप रूब्रिक्स जानते होंगे। रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स इज ए स्कोरिंग गाइड। जैसे आप ग्रेड देते हो स्कोरिंग के लिए, ऐसे ही रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स में आप क्या करते हैं, ABCD ग्रेड नहीं देते, नए मार्क्स देते, रेदर you mention what actually is happening through a short sentence or a single phrase. Tool that it is a tool that distinguishes teaching and learning by clearly stating criteria and describing level of quality. A rubric is an authenticated assessment tool used to measure student mark. ये measurement है, but in not term of numerals, in term of estimate. A rubric is a working guide for student and teacher, usually handed out before the assessment begins in order to get student to think about the criteria on which their work will be judged. रूब्रिक्स ये भी हो सकते हैं कि हम बच्चे को जजमेंट के लिए यूज करें, और रूब्रिक वो भी हो सकते हैं जो असेसमेंट से पहले बता दिए जाए। जैसे हम असेसमेंट के गेम डिफाइन करते हैं, हम आपसे कहें कि इंटर्नशिप पे जा रहे हो और वी विल फाइंड द बेस्ट, वी विल एडजस्ट द बेस्ट इंटर्न आफ्टर द इंटर्नशिप। आप में जो आएगा उनमें से बेस्ट करना है, तो हम आपको क्राइटेरिया बताते हैं कि किसकी फाइल कंप्लीट होगी,
किसका स्टूडेंट फीडबैक बेहतरीन होगा, किसका पीयर फीडबैक बेहतरीन होगा, इसके इतने इतने मार्क्स होंगे। पीयर फीडबैक कितने होंगे, स्टूडेंट फीडबैक कितने होंगे, स्कूल प्रिंसिपल के फीडबैक कितने होंगे, आपके जो फाइल कितने होंगे, टीएलएम कितने होंगे। तो ये जो सेट ऑफ रूल डिक्लेयर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम हम करते हैं, वो भी जो है रूब्रिक्स है। चलो ठीक है, मैं अभी फिनिश करता हूँ इसको, क्योंकि आप लोगों की अगली क्लास भी है जल्दी, तो अभी इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास का टाइम होगा जैसे मुझे पता चला है। सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टेक केयर।